जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो शिक्षा जगत के साथ जुड़ा हुआ है। तो भारत सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे जो कल आया था, यानी 29 जुलाई 2020 को। तो 29 जुलाई 2020 एक विशेष दिन रहा है भारत के लिए, क्योंकि भारत की जो महत्वाकांक्षी वायुसेना के जो विमान थे वो राफेल, वो भी 29 जुलाई को ही आए हैं। और दूसरी भारत का एक और ऐतिहासिक फैसला यानी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है वो भी कैबिनेट से मंजूर हुई है 29 जुलाई 2020 को। तो जो नई शिक्षा नीति लागू होगी भारत में, जिसे कैबिनेट ने बुधवार को अनुमति दी है या मंजूरी दे दी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि इस नई शिक्षा नीति में क्या है और जो पुरानी शिक्षा नीति है उसमें क्या है, इन दोनों में फर्क कितना है और ये नई शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि नई शिक्षा नीति की उनको भी जानकारी मिल सके। तो आज हम देखेंगे नई शिक्षा नीति। इससे पहले शिक्षा नीति आई थी 1986 में, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाम दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये आई थी 1986 में। तब में राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी भारत में, राजीव गांधी की सरकार थी। तो उस समय ये शिक्षा नीति आई थी, क्योंकि राजीव गांधी सरकार है उसने शिक्षा के ऊपर कार्य किया या भारत की शिक्षा के ऊपर वर्क किया, क्योंकि जो विश्व में भारत की शिक्षा के लिए कई प्रकार की बातें हो रही थी, तो इन्होंने इस पर संज्ञान लेकर एक शिक्षा नीति बनाई जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया। और उसके बाद में अब 2020 में शिक्षा नीति आई है नई। उससे पहले इस जो नई शिक्षा नीति थी 1986, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था 1992 में। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था। उसके बाद में 34 वर्षों बाद ये एक नई शिक्षा नीति, यानी जिसे नई शिक्षा नीति या एनपीई नाम दिया गया है, तो वो नई शिक्षा नीति 2020 में मोदी सरकार में आई है। तो हम देखते हैं इस नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, यानी कि पहली शिक्षा नीति आई थी, आपको मैंने बता दिया 1986 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो नई ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या किया गया कि जो पहले शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय था, जब भारत आजाद हुआ था तो शिक्षा मंत्रालय था, तो इस शिक्षा मंत्रालय का नाम चेंज करके MHRD नाम रख दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रख दिया गया। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, तो उन्होंने भी ये काम किया है कि जो MHRD है इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय वापस कर दिया गया है। और जो मंत्री होगा वो अब शिक्षा मंत्री होगा, यानी पोखरियाल साहब है, वो क्या होंगे, भारत के नए शिक्षा मंत्री होंगे। जिन्हें MHRD मंत्री कहते थे वो अब शिक्षा मंत्री होंगे। अब इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस शिक्षा नीति में, उसमें देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति बनी थी, ये शिक्षा नीति के लिए 2 कमेटियां बनी थी। पहली कमेटी बनी थी TSR,
सुब्रमण्यम समिति, और उसके बाद में दूसरी समिति बनी थी कस्तूरी रंजन समिति। तो दो समितियां, जो नई शिक्षा नीति है उसके लिए दो समितियां बनी, पहली TSR सुब्रमण्यम समिति, दूसरी कस्तूरी रंजन समिति। तो कस्तूरी रंजन समिति बनी है, इसमें जो कस्तूरी रंजन है ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, यानी जो इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। आप देखते हैं कि इसमें जो कस्तूरी रंजन समिति है इसने अपनी रिपोर्ट जो MHRD मंत्रालय है, RD मंत्रालय, इस मंत्रालय को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। फिर MHRD मंत्रालय ने एक सर्वे करवाया, यानी कि देशवासियों से सुझाव मांगे। सुझाव में आपको मैं बता दूं कि सर्वे में 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6,600 ब्लॉक तथा 676 जिलों से सलाह ली गई, और लोगों ने नई शिक्षा नीति के बदलाव में अपनी अपनी राय दी, और सर्वेक्षण में लगभग 2.25 लाख सुझाव आए सरकार के पास में। तो ये इतने अधिक सुझाव आए, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा संशोधन करके सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की मंजूरी दे दी है। तो देखते हैं इस नई शिक्षा नीति में क्या था। पहले 10+2 का रूल लगता था, यानी 10वीं के बाद में 2 साल आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में इन्होंने सुझाव चेंज करके दिया है 5+3+3+4 का रूल दिया है, यानी 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। तो देखते हैं 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। इनमें क्या है, 5 साल में पहले 3 साल है वो प्री प्राइमरी के, दूसरे 3 साल है वो उसमें पहले 5 साल प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी कक्षा, दूसरी 3 साल है तो ये इसमें तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। आगे की 3 साल है उसमें होंगे 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास। आगे की 4 साल है तो उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इसमें ये कर दिया कि 9वीं क्लास से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति में बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि जो स्कूलों में चेंज किया गया है कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। पहले बाध्यता अलग थी कि इनके सब्जेक्ट अलग अलग थे, लेकिन अब जो साइंस का है वो इतिहास भी ले सकता है। तो ये चेंज किया इस नई शिक्षा नीति में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। इसके बाद में जो उच्च शिक्षा के लिए किया है वो देखते हैं। तो उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम दिया गया है, यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम दिया गया है, जिसमें अगर कोई 1 साल पढ़ाई करता है या फिर 2 साल या फिर 3 या 4 साल का कोई पढ़ाई करता है लगातार, कोई 4 साल का कोर्स है, अगर वह 3 स्टेप में करता है, या तो 1 साल करता है या फिर 2 साल पूरा करता है या फिर 3 या 4 साल पूरी करता है, तो उसमें अगर 1 साल पूरी करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर 2 साल करता है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर वह 3 या 4 साल करता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। यानी 1 साल के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 2 के लिए डिग्री और ये डिप्लोमा, और 3 के लिए डिग्री। यानी अगर उसने 1 साल भी पढ़ाई की है तो उसकी पढ़ाई खराब नहीं होगी, वह साल बेकार नहीं जाएगी। और वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसमें ये प्रावधान नहीं है, लेकिन जो ये शिक्षा नीति दी गई है इसमें प्रावधान दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें रोजगार बढ़ावे के लिए ये किया जा रहा है, और जो नई शिक्षा नीति है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलनी पड़ी। अब देखते हैं आगे उसके बाद कि जो एमफिल है इस कोर्स को खत्म कर दिया गया, एमफिल के कोर्स को खत्म कर दिया गया। और इस नई शिक्षा नीति में 4 साल का प्रोग्राम है बीए का, उसके बाद में 1 साल के एमए कर सकते हैं और उसके बाद में पीएचडी सीधी कर सकते हैं। और एमफिल था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और नई शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक या फिर सिंगल रेगुलेटर का गठन किया गया है। इस नई शिक्षा नीति में क्या किया गया, जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है उन सभी की रेगुलेटरी केवल
एक रेगुलेटर से यानी सिंगल नियामक से की जाएगी। अब इसके तहत NETF नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम का भी शुरुआत की गई है इसके माध्यम से। उसके बाद में कॉलेजों को ग्रेड स्वायत्ता के तहत कॉलेजों को शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की गई है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, केंद्रीय विश्वविद्यालय थे और स्वायत्त संस्थान, उनके लिए अलग अलग नियम होते थे, लेकिन इस शिक्षा नीति में पूरे एक ही नियम कर दिया। इन सभी के लिए एक ही नियम लागू होगा। और जो उच्च शिक्षण संस्थान थे या कॉलेज थे, उनके लिए परीक्षाएं होती थी तो वो अलग अलग होती थी, लेकिन अब एक कर दी नेशनल टेस्ट एजेंसी है, वही एक प्रवेश परीक्षा लेगी। और ये प्रवेश परीक्षा एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जरूरी नहीं कि ये अनिवार्य है, इसको देना ही पड़ेगा। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किया गया है इस टेस्ट को नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। आगे अमेरिका की एक NSF है या नेशनल साइंस फाउंडेशन है, इसी की तर्ज पर भारत में भी NRF लागू किया गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उससे विभिन्न प्रकार के रिसर्चों के बारे में जानकारी मिलेगी, विभिन्न प्रकार के रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि साइंस के बच्चे भाग ले, इसमें आर्ट के भी बच्चे भाग ले सकते हैं, कॉमर्स के भी बच्चे भाग ले सकते हैं। ये शिक्षा नीति के अंतर्गत है, जो बहुत ही अच्छा सुधार है। आगे बताए गए हैं कि जो ये शिक्षा नीति है इसके तहत एक और बदलाव किया गया है। पहले जो GDP थी उसका 4.3% ही भाग शिक्षा में लगता था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में 6% भाग दिया गया है जो शिक्षा में लगेगा। इसी के साथ में जो कॉलेजों में या उच्च शिक्षण संस्थान है, उनमें संगीत, कला, साहित्य आदि भी पढ़ाए जाएंगे उच्च संस्थानों में। और दुनिया की जो नामी 100 विश्वविद्यालय या टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, उनको भारत में इस नई शिक्षा नीति के तहत कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी और उनको वित्तीय तथा उनकी प्रशासनिक जो स्वायत्ता है वो बनी रहेगी। जैसे भारत की यूनिवर्सिटियां हैं उसी प्रकार से उनको भी स्वायत्ता दी जाएगी। और सरकार का एक लक्ष्य है यानी 2030 तक हर जिले में बहुविकल्प उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है भारत सरकार का। तो ये भी उनका लक्ष्य पूरा होगा, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार थी, शुरू में जब 2014 में बनी थी, उस समय भी इनकी शिक्षा नीति पर इनकी जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति का मैनिफेस्टो था, यानी उसमें भी ये नई शिक्षा नीति की बात की थी। तो उन्होंने अपनी इस बात को छोड़ा नहीं बीच में, और लास्ट में 2020 में इसको पूरा कर दिया। कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल गई है और उसमें अब इसको आगे लागू करना है। तो देखते हैं कब लागू करते हैं इसको। तो जो ये नई शिक्षा नीति है ये देखते हैं कितनी सफल हो पाती है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं शिक्षण की, तो उनमें कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि भारत में स्कूलें हैं उनकी बदहालत है। कई शहरों के स्कूलों को छोड़कर ग्रामीण स्कूलें हैं उनकी बहुत ज्यादा हालत बुरी है, मकान भी नहीं है, और साथ में जो मानव संसाधन है वो भी बहुत कम है। तो इसलिए इस शिक्षा नीति को लागू करने में सरकार को भी अपनी कमर कसनी पड़ेगी। तो जय हिंद दोस्तों।